नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। 1% फॉर्मूला। क्या आप जानते हैं कि असाधारण सफलता का रहस्य सिर्फ एक छोटे से बदलाव में छिपा हो सकता है? टॉम कॉर्नरलैंड की ये अद्भुत किताब हमें सिखाती है कि कैसे 1% का निरंतर सुधार हमारे करियर, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में क्रांति ला सकता है। इस वीडियो में हम इस शक्तिशाली फॉर्मूले की गहराई में जाएंगे, इसके महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी के अगले 30 दिनों को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। 1. ये परिवर्तन का समय है। शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। ये शाम एक और शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। गलियारे में देखते हुए वो मुस्कुराया और उसने अपनी एक सहकर्मी को हाथ हिलाकर विदा दी जो दरवाजे की तरफ जा रही थी। ऐसे लोगों का आसपास रहना बेहतरीन था जिनके साथ वो मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह काम कर सकता था। उसकी नज़रें उस पुरस्कार की ओर गईं जिसे उसने कुछ समय पहले ही फ्रेम कराकर दीवार पर बाकी पुरस्कारों के नज़दीक टांगा था। उसने याद किया कि हर पुरस्कार मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फोटो देखे। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था, एक बेहतरीन महिला के साथ। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर बहुत मज़े करते थे, और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थीं तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज़्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी, लगभग हमेशा। आखिर वो बच्चे थे, केन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने संतुष्टि भरी गहरी सांस ली। वो 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वो एक खुश इंसान था, कि वो संसार के शिखर पर था। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई। वो और उसकी पत्नी ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उदंड होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी नौकरी में केन बहुत नाखुश था। उसे अपनी नौकरी जोखिम में नजर आती थी और हर दिन कम से कम 2 सहकर्मियों से उसका झगड़ा हो जाता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वो इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। बस एक दिन उसने खुद को वहां पाया। अपने मित्रों, परिवार वालों और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंचे। कुछ को तो ये एहसास भी नहीं था कि वो वहां थे। केन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज्यादा हासिल करना, ज्यादा बनना संभव है। अचानक केन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई जब उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार की सुबह केन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफी हराया था, तो इसलिए उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी। लेकिन अपने बेटे को खेलते देखने पर उसे हमेशा गर्व महसूस होता था। वैसे उस दिन वो थोड़ी उधेड़-बुन में था और उतने उत्साह से समर्थन नहीं कर रहा था जितना कि अमूमन करता था। नौकरी में उसका सप्ताह हमेशा जितना ही मुश्किल रहा था और उसके दिमाग में बार बार वहीं की चिंताएं और समस्याएं घूम रही थी। जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अभिभावकों की उत्साहवर्धक आवाजें बहुत बढ़िया, शाबाश, ज्यादा तेज, ज्यादा रोमांचित होती जा रही थी। स्कोर बराबरी पर था, 1-1 के फॉर्मूला था। गेंद जैक की टीम के पास थी और ये गोल के करीब पहुंच चुकी थी। केन ने देखा कि इस मैच में उसके बेटे की टीम ने गेंद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखा था। कुछ तो था जो पिछले साल से अलग लग रहा था। जैक की टीम ज्यादा एकाग्र थी और कोच के निर्देशों का ज्यादा अच्छी तरह पालन कर रही थी। वे लोग ज्यादा एकजुटता से खेल रहे थे, प्रबल टीम भावना से खेल रहे थे। हालांकि वे अभी भी बच्चे थे। कई बार तो वे मैदान में इधर से उधर जाते और गेंद के चारों ओर झुंड बनाते अमीबा जैसे लगते थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे पहले से ज्यादा फुर्तीले थे और पहले से बेहतर खेल रहे थे।
जैक की टीम में कोई खास बदलाव नहीं हुए थे। उसमें अब भी आस पड़ोस के वही लड़के थे जिनके साथ वो कुछ सालों से खेल रहा था। बेशक वो सब 1 साल बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन दूसरी टीम के लड़के भी 1 साल बड़े हो गए थे। केन ने दूसरी टीम पर निगाह डाली और देखा कि उसमें भी कमोबेश वही लड़के खेल रहे थे जो पिछले साल थे। दूसरी टीम का कोच अब भी वही था जो मैदान के विपरीत छोर पर खड़ा था। बेशक उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था जो केन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो निश्चित रूप से वही कोच था। केन ने याद करने की कोशिश की कि क्या जैक ने उसे बताया था कि उनकी टीम में कोई नया कोच आया है। उसे याद नहीं आया। उसने एक पल के लिए मैदान से दूर देखा। हाँ, निश्चित रूप से ये कोच जिम ही थे जो मैदान के बाहर बैठे थे, जहां वे हमेशा रहते थे। फिर केन ने धीरे से अपना सिर घुमाकर दूसरी निगाह डाली। ये जिम ही थे, लेकिन कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी ज्यादा प्रेरित, ज्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था, उनके हाव भाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो पहले नहीं दिखता था। फिर अचानक मैच के अलावा हर चीज केन के दिमाग से काफूर हो गई। वो दूसरे अभिभावकों के साथ उछलकर खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा और उत्साहवर्धक आवाजें निकालने लगा जब जैक ने अपने टीम के साथी को पास दिया जो सही स्थिति में आया और उसने गोल कर दिया। जैक की टीम ने मैच जीत लिया। मैच खत्म होने पर केन और बाकी अभिभावक टीम को बधाई देने लगे। उन्होंने दूसरी टीम के साहस और प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा भी की। विजय के उल्लास में काफी शोर शराबा वाला माहौल था। जूस बॉक्स और कुकीज थमाने का दौर शुरू हो गया। इस दौरान केन की नजरें कोच जिम की नजरों से मिली। वो उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पास गए। कोच, बधाई और धन्यवाद। मेरा बेटा जैक तो बहुत बढ़िया खेलने लगा है, बाकी सभी लड़के भी। ईमानदारी से कहें तो सुधार आश्चर्यजनक है। कोच जिम हल्के से मुस्कुराए और बोले, लड़के आज यकीनन बहुत बढ़िया खेले। उन्होंने जमकर अभ्यास किया और अपना सब कुछ जोंक दिया। मुझे उन पर बहुत नाज है। मुझे भी नाज है, केन ने कहा। फिर वो जैक की ओर मुड़ा जो उसी समय अपने टीम के साथियों से पल भर के लिए अलग हुआ था। केन ने झुककर उसे गले लगाते हुए कहा, वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसके बाद जैक तुरंत ही दौड़कर अपने टीम के साथियों के साथ जश्न मनाने चला गया। आपका रहस्य क्या है कोच? ओह, मुझे लग ही रहा था कि आप मुझसे कोई ऐसी ही बात पूछने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि आपके दिमाग में कोई न कोई उधेड़-बुन चल रही है। ऐसा लगता है जैसे इस साल कोई चीज अलग है। मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया है, लेकिन टीम, वे सभी बहुत ज्यादा बेहतर हैं। जिम ने कहा, धन्यवाद, वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे सिर्फ यही बात नहीं है। केन एक पल के लिए ठहरा और फिर कोच से नजरें मिलाते हुए बोला, देखे, मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, आप भी अलग दिखते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, जिम ने कहा और अब वे खुलकर मुस्कुरा रहे थे। केन, आपकी बात सही है। मैं पिछले साल इस वक्त जैसा था, उससे अब मैं एक अलग इंसान हूँ। जिम ने मुड़कर भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी बेंच की ओर इशारा किया और कहा, क्या आपके पास बातचीत करने के लिए 1 मिनट का समय है केन? मैं पिछले सीजन से एक तरह की यात्रा पर हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने रास्ते में जो सीखा उसमें आपकी रुचि होगी। थोड़ा चकराते हुए केन ने सिर हिलाया और कोच के पीछे पीछे चल दिया, जो अपनी टीम के एक लड़के से जश्न मनाने के अंदाज में हाथ टकराने के लिए पल भर के लिए रुके और दूसरे अभिभावक से हाथ मिलाने के लिए भी। जब वे भीड़ से दूर जाकर बैठ गए तो जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बेहतरीन नहीं, भयंकर नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मेरे अंदर ये कचोटने वाला भाव था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ ज्यादा कर सकता हूँ। बच्चों को कोचिंग देने में मुझे हमेशा उपलब्धि का बेहतरीन एहसास होता है, तो मैंने मन ही मन सोचा कि मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। मैं इन बच्चों की मदद करूंगा ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार बेहतरीन खिलाड़ी बन सकें। मेरे हिसाब से मुझे पहली बात तो ये सीखनी थी कि कौन सी चीज़ है जो बेहतरीन खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। मेरे लिए ओलंपिक उत्कृष्टता का परम इम्तिहान है। ओलंपिक खिलाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देखकर मैं शीर्ष प्रतिस्पर्धियों के बीच फर्क नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे? वे सभी शुरुआती रेखा पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड में ही दौड़ खत्म हो जाती है। मुझे वो रोमांच याद है जब मैं टोरिनो में आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था, क्योंकि एक कांटे की टक्कर का मामला था। जिम ने आगे कहा, तो इसलिए मैंने पलटकर परिणामों को देखा। केन पहले और चौथे स्थान के बीच का फर्क, यानी कि स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच सिर्फ 1.08 सेकंड या 0.9% था। हैरानी में केन के मुंह से सीटें निकल गई।
कोच जिम ने आगे कहा, देखिए, इससे मुझे सोचने पर मजबूर किया। मैं ओलंपिक के उन खेलों के परिणामों का विश्लेषण करने लगा जिनमें गति, दूरी या वजन का वस्तुनिष्ठ पैमाना लागू किया जा सकता था। मैं देर रात तक गणनाएं करता रहता था कि कौन सी चीज है जो पदक विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करती है। जाहिर है इससे मेरी पत्नी पगला गई, जब तक कि मैंने उसे वो नहीं बताया जो मैंने सीखा था। वो एक शिक्षिका है, इसलिए वो सोचती थी कि वो उत्कृष्टता को नापने के बारे में सब कुछ जानती है। देखिए, मैंने जो खोजा उससे उसके भी होश उड़ गए। केन ने अपनी भौवें उठाईं और उम्मीद में आगे झुक गया। केन, वह चाहे तैराकी हो, एथलेटिक्स हो या चाहे जो प्रतिस्पर्धा हो, स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे स्थान पर आने वाले के बीच का औसत अंतर सिर्फ 1% होता है। कई बार ये थोड़ा ज्यादा होता है। सॉल्ट लेक सिटी में 2002 के विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। इसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर था। लगभग 2.9% का फर्क। लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली सभी टीमें रेस में किसी न किसी बिंदु पर गिरी थीं। गिरने के बावजूद स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का अंतर सिर्फ 2.9% था। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस चल रही थी। वे पीछे चल रहे थे। वे 8 तैराकों में 7वें स्थान पर थे, लेकिन अंतिम 50 मीटर में एक उल्लेखनीय बात हुई। वे अपनी और सबसे आगे चल रहे सर्बिया के मिलोराड केविक के बीच के 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हो गए। केन ने सिर हिलाया। उसे वो संतप्त और रोमांचक अंतिम पल याद था। ऐसा नजर आ रहा था कि केविक ने फेल्प्स से पहले दीवार छू ली थी। जब फेल्प्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की तो वे भी यही सोच रहे थे कि जीत केविक की ही हुई है। लेकिन बाद में ये पता चला कि उस आधे स्ट्रोक ने फेल्प्स को ज्यादा तेजी से दीवार तक पहुंचा दिया। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 50. जरा 1 मिनट ठहरे। केन ने मन ही मन हिसाब लगाया। फेल्प्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, इतनी तेजी से तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फासला सिर्फ 0.002% था। स्वर्ण पदक को कोई पदक नहीं से अलग करने वाला फासला कितना था? जिम ने पूछा। देखिए, जो तैराक चौथे स्थान पर आया था वो फेल्प्स के 0.15 सेकंड बाद आया था, यानी 1% का ठीक 1/3। केन ने एक और उदाहरण के बारे में सोचा। क्या आपने बीजिंग में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ देखी थी? मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी नज़रों से ये बिल्कुल बराबरी की लग रही थी। मैंने उसका भी अध्ययन किया है, जिम ने जवाब दिया। आप जानते हैं पहले और 7वें स्थान वाली धावकों के बीच कितना अंतर था? ये 1 सेकंड का 18/100 था। इससे हम ये आधारभूत संदेश सीख सकते हैं, जब आप औसत निकालते हैं तो असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। 1%, बस इतने की ही जरूरत होती है? केन ने पूछा। उसे एक पल के लिए अपने भीतर वो छोटी चिंगारी सुलगती महसूस हुई। यकीन नहीं होता कि ये इतना शक्तिशाली है, वो बोला। फिर जब उसकी निगाह कीचड़ और घास से सने बच्चों पर गई तो उसे अपनी मुस्कुराहट रोकनी पड़ी। कोच, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जल्द ही ओलंपिक में जाने की योजना बना रहे हैं? इस कटाक्ष से जिम जरा भी विचलित नहीं हुए। केन, आप कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। मैं भी कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा। ये बच्चे भी शायद कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। हम लोग शायद ओलंपिक खिलाड़ी या अगले बिल गेट्स, वेन ग्रेट्स्की, ओपरा, वॉरेन बफे, बॉबी फिशर, लेब्रॉन जेम्स या मोजार्ट बनने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए असल मुद्दा ये है कि इस 1% का हमारे लिए क्या महत्व है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो कर लूं हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती, लेकिन 1%, हम सभी सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। आप इस बारे में वाकई गंभीर हैं, है ना? केन ने कहा। उसे अचानक कोच की ओलंपिक आकांक्षाओं के बारे में अपनी छिछोली टिप्पणी पर अफसोस होने लगा। जब मैंने 1% के फॉर्मूले का रहस्य खोज लिया तो मेरे सामने नई संभावनाओं का एक पूरा संसार खुल गया। इस बारे में सोचें। मैंने फैसला किया, मैं इन बच्चों को खेल भावना, टीम वर्क, संप्रेषण, लगन, खेल संबंधी बुनियादी योग्यताओं और जीवन संबंधी सभी तरह की योग्यताओं में 1% बेहतर बनने का प्रशिक्षण दूंगा। और मैं सोचता हूं कि आज के परिणाम ने साबित किया कि ये कारगर था।
कल्पना कीजिए कि 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कितना कुछ कर सकता है, बशर्ते वो सिर्फ 1% बेहतर बनने का समर्पण कर दे। हम सभी सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर बन सकते हैं। मैं नहीं जानता कोच, मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ों में तो 1% बेहतर बनने में भी बहुत सारा प्रयास लगता है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि आप अव्वल ही आएंगे, केन ने कहा। लोग सिर्फ स्वर्ण पदक जीतने वालों को याद रखते हैं ना? उसने आह भरी। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते तो ज्यादा कड़ी कोशिश करने की कोई प्रेरणा ही नहीं होती है। मेरे पास आपके लिए एक और उत्कृष्ट खेल मिसाल है, केन। मुझे पता था आपके पास होगी, केन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, यहां से मैं 1990 तक पीछे जा रहा हूं, न्यूजीलैंड में आयोजित एक आयरनमैन प्रतिस्पर्धा में। इसमें 2.4 मील की तैराकी, 112 मील की साइकिल दौड़ और 26 मील की दौड़ होती है। आप सोचेंगे कि कई प्रतिस्पर्धियों के बीच में घंटों का नहीं तो कम से कम कुछ मिनटों का तो अंतर होगा। मेरे मामले में तो दिनों का भी हो सकता है, केन ने मजाक किया। देखिए, केवल 1 सेकंड का अंतर था। फिनलैंड के धावक पॉली किवोरो दूसरे स्थान पर आने वाले अमेरिकी धावक केन घा से सिर्फ 1 सेकंड आगे रहे। यहाँ सचमुच दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्पर्धा के जज्बे की वजह से ग्ला अब भी ये मानते हैं कि ये दूसरा स्थान उनके खेल करियर के सबसे यशस्वी पलों में से एक था। मेरा अनुभव यह है कि प्रतिस्पर्धा की भावना और ये यात्रा अक्सर जीत-हार की धारणा से बड़ी होती है। हो सकता है कि आप हर समय ना जीतें, लेकिन अगर आप आज पिछले कल से बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहें, तो आपके पास हर समय विजेता का दिल रह सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। जिम ने केन को एक पल दिया ताकि ये बात उसके दिमाग में घुस जाए और फिर आगे बोले, क्या आपको ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद है? केन ने अपना सिर हिलाया और कोच ने अपने खुद के सवाल का जवाब दिया। ये है कीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। मेरी लैटिन जरा कमजोर है। ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। गौर करें, ये इसे इस तरह नहीं कहता है कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। ये कहता है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब है हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना। केन उठकर खड़ा हो गया और बेंच के सामने चहलकदमी करने लगा। अब वो इतना उत्तेजित महसूस कर रहा था कि स्थिर बैठने का कोई सवाल ही नहीं था। उसका दिमाग दौड़ रहा था कि वो इस 1% के फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने जीवन में किन किन तरीकों से कर सकता है। वो अचानक रुका और जिम की ओर मुड़ा। क्या ये फॉर्मूला करियर पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। हो सकता है कि आप एक सेल्स प्रतिनिधि हों या मार्केटिंग करते हों या फिर मैनेजर हों। ठीक है, आप कभी भी किसी अन्य सेल्स प्रतिनिधि, मार्केटिंग वाले व्यक्ति या मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच जाएंगे। दरअसल आप इसकी कोशिश में ही हताश हो जाएंगे। लेकिन आप खुद जिस तरह काम करते हैं उसके सैकड़ों पहलुओं में 1% बेहतर बन सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, 1% से ही आपको एक असंदिग्ध लाभ मिल जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये किसी भी करियर के लिए सच है, रिटेल, आईटी, फाइनेंस, आपके जीवन के उस हर एक पहलू के लिए भी जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मैंने देखा है कि इसकी मदद से लोगों ने अपनी गोल्फ स्विंग और सैक्सोफोन वादन को बेहतर बनाया है, वजन कम किया है, फिट हुए हैं, यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया है। केन की आंखों का भाव देखते हुए कोच ने धीरे से जोड़ा, कम से कम इस मामले में हर व्यक्ति इससे फायदा उठा सकता है। फुटबॉल देखने आए दर्शकों की भीड़ कम होने लगी थी। पार्किंग में कारों के दरवाजे बंद हो रहे थे और बच्चों की चिल्लाहटें भी धीमी हो रही थीं। चलें, हम अपनी कार तक चलते चलते इस बारे में कुछ और बात करते हैं। चलते समय केन ने पूछा, ठीक है, तो आपने ये पता लगा लिया कि आपको टीम को 1% बेहतर बनाना है, लेकिन निश्चित रूप से ये इतना सरल तो नहीं रहा होगा। आपको ये कैसे पता चला कि शुरू कहाँ से करना है? मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस दिशा में कैसे काम कर सकता हूँ। फिर एक दिन मैं अपने एक मित्र से बातचीत कर रहा था। वो शीर्ष स्तंभ सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अगर ओलंपिक में बेचने की प्रतिस्पर्धा होती तो स्वर्ण पदक उसी को मिलता। मैंने उसे अपना विचार बताया और उससे पूछा कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज्यादा सफल है। जिम ने जानबूझकर केन से नजर मिलाई। मेरे मित्र ने मुझसे कहा, जिम, अब समय आ गया है। समय आ गया है? केन ने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है।
मेरे उस मित्र ने मुझे लोगों के एक अविश्वसनीय समूह से मिलवाया जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा दी थी। उनसे मिलकर मैं हैरान हो गया क्योंकि ये पता चला कि वो पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक परिणामों में शोध में खोजा था। उन्होंने ओलंपिक के रिकॉर्ड नहीं देखे थे जिससे पता चलता था कि सर्वोत्तम प्रदर्शन और सामान्य प्रदर्शन के बीच केवल 1% का अंतर होता है, लेकिन उन्होंने इतना समझ लिया था कि ये बहुत छोटा अंतर होता है। अपने सहज बोध और अनुभव से वो पहले ही जान चुके थे कि सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। इसीलिए जब मैंने आकर अपने आंकड़े बताए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। जल्द ही हमने उत्कृष्टता बनाने की नीति को एक नाम दिया, 1% का फॉर्मूला। अब इस समूह में हम 6 लोग हैं, मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक टॉप फिजिसिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय मालिक और इससे शायद आपको हैरानी नहीं होगी, एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। चिंता ना करें, इस समूह में कोई बैठकें या गुप्त रस्में नहीं होती हैं, आप इसे क्लब जैसा मान सकते हैं। हम आप जैसे लोगों को इसमें शामिल करते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन करने को तैयार हैं। मैं? आपने थोड़ी हैरानी से कहा। देखिए, मुझे गलत मत समझें, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। उसके शब्द हवा में खो गए जब उसे एहसास हुआ कि कोच ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे भी इस समय तक पता नहीं था। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वे आपको उत्कृष्टता हासिल करने के अपने रहस्य बताएं। ये आसान नहीं होगा, आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने और दूसरों के बारे में कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कड़वी गोली पर शक्कर की चाशनी नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियां आएंगी। बच्चों और अभिभावकों के समूह की भीड़ कम होने लगी थी। पार्किंग में कारों के दरवाजे बंद हो रहे थे और बच्चों की चिल्लाहटें भी धीमी हो रही थी। चलें, हम अपनी कार तक चलते चलते इस बारे में कुछ और बात करते हैं। चलते समय केन ने पूछा, ठीक है, तो आपने ये पता लगा लिया कि आपको टीम को 1% बेहतर बनाना है, लेकिन निश्चित रूप से ये इतना सरल तो नहीं रहा होगा। आपको ये कैसे पता चला कि शुरू कहाँ से करना है? मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस दिशा में कैसे काम कर सकता हूँ। फिर एक दिन मैं अपने एक मित्र से बातचीत कर रहा था। वो शीर्ष स्तंभ सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अगर ओलंपिक में बेचने की प्रतिस्पर्धा होती तो स्वर्ण पदक उसी को मिलता। मैंने उसे अपना विचार बताया और उससे पूछा कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ क्योंकि वो अपने काम में इतना ज्यादा सफल है। जिम ने जानबूझकर केन से नजर मिलाई। मेरे मित्र ने मुझसे कहा, जिम, अब समय आ गया है। केन ने सवालिया अंदाज में पूछा, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है। मेरे उस मित्र ने मुझे लोगों के एक अविश्वसनीय समूह से मिलवाया जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा दी थी। उनसे मिलकर मैं हैरान रह गया क्योंकि ये पता चला कि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक परिणामों के शोध में खोजा था। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है। उन्होंने ओलंपिक के रिकॉर्ड नहीं देखे थे जिनसे पता चलता था कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सामान्य प्रदर्शन के बीच केवल 1% का ही अंतर होता है, लेकिन उन्होंने इतना समझ लिया था कि ये बहुत छोटा अंतर होता है। अपने सहज बोध और अनुभव से वे पहले ही जान चुके थे कि सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। इसलिए जब मैंने आकर अपने आंकड़े बताए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। जल्द ही हमने उत्कृष्टता बनाने की नीति को एक नाम दिया, 1% का फॉर्मूला। अब इस समूह में हम 6 लोग हैं, मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक शीर्ष भौतिक विज्ञानी, एक मनोविज्ञानी, एक व्यवसाय मालिक और इससे शायद आपको हैरानी नहीं होगी, एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। चिंता न करें, इस समूह में कोई बैठकें या गोपनीय रस्में नहीं होती हैं। आप इसे क्लब जैसा मान सकते हैं। हम आप जैसे लोगों को इसमें शामिल करते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन करने को तैयार हैं। मैं? केन ने थोड़ी हैरानी से कहा। देखिए, मुझे गलत न समझें, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। उसके शब्द हवा में खो गए जब उसे एहसास हुआ कि कोच ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे भी इस समय तक पता नहीं था। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो
तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वे आपको उत्कृष्टता हासिल करने के अपने रहस्य बताएं। ये आसान नहीं होगा। आपको कुछ अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कड़वी गोली पर शक्कर की चाशनी नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियां आएंगी। वे बच्चों और अभिभावकों के समूह के पास पहुंच गए जो अब छंटते जा रहे थे। केन अभी कोई जवाब न दें, इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें, जिम ने कहा, और वे एक अन्य अभिभावक से बात करने चले गए। केन ने जैक और उसके सबसे अच्छे मित्र को कार में बिठाया और कहा कि रास्ते में बर्गर की पार्टी उसकी तरफ से रहेगी। बच्चे अंदर बैठ गए और केन दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि तभी जिम कार के पास आ गए। केन ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद कोच, आपने मुझे सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दे दिया है। आपका स्वागत है, मैं आपको ये देना चाहता हूँ। जिम ने उसे एक बिजनेस कार्ड थमाया। अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप तैयार हैं तो मुझे फ़ोन कर दें। यकीन मानिए ये वाकई बेहतरीन यात्रा है। मोर वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए भी वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और अगला पार्ट हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। जय हिंद।